हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और ये जो हम इस इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 8, 9, 10 ये तीनों के लिए जितने भी मॉडल सेट है उसका सारा सॉल्यूशन हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल पे। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को आने के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज जो हमारा यानी कि जैक बोर्ड द्वारा ऑफिशियली जो जारी किया गया है मॉडल सेट 2024-25 को देखते हुए, फाइनल एग्जाम को देखते हुए, ठीक है, उसे आज चर्चा करने वाले हैं। टोटल कितने 80 मार्क्स का होगा, उसमें से टोटल टाइम कितना है, 3 घंटे का है। तो यहाँ से आप लोगों को 1 से लेकर 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सारे के सारे MCQ हैं। जो कि हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, खंड आपका क्या देखना है, का देखना है हमको, ठीक है। का के सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। बाकी रिमेनिंग जो बच जाएगा उसको दूसरे पार्ट में अपलोड किया जाएगा। तो ये वीडियो को आप लोग इस वीडियो में लगातार बने रहिए। और ये वीडियो आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही सारे क्वेश्चन लगभग भी आए हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने की संभावना है। तो इसे आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा, इसको अच्छे से अध्ययन करके ही एग्जाम देने के लिए आप लोग जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे हमारा कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है, गद्यांश दिया गया है। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ठीक है। स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ से आगे क्या दिया गया है कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है, ठीक है। ये बात को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो हम लोग बारीकी से क्या करेंगे, बारीकी से गद्यांश को रीड करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे, और उसके बाद उसका आंसर करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो यहाँ से देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ से दिया है बच्चों कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, केवल व्यायाम और खानपान, तनाव और सकारात्मक सोच, शारीरिक और मानसिक आराम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। हम अगर पेज पीछे पलट के जाएंगे तो आप लोग को अंडरलाइन किए थे, वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये लाइन को अंडरलाइन कर लिए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है, सामाजिक जीवन से, दैनिक कार्यों की उत्पादकता से, धन संपत्ति से, भागदौड़ भरी जिंदगी से। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, आपका 1 मिनट। यहाँ पे जो राइट आंसर, हम लोग गद्यांश की ओर चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। गद्यांश की ओर चलते थोड़ा सा, क्या है, यहीं पे दिया है दूसरा, यानी कि यही पेज में दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, स्वास्थ्य का सीधा संबंध। देखिए स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है। तो तनाव से बचने के लिए क्या उपाय सुझाया गया है वो देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, अधिक काम करना, सकारात्मक सोच रखना, पर्याप्त खाना खाना, देर रात तक जगना। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सकारात्मक सोच रखना। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। सुकून और शांति हो सकता है, नहीं। दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा, बेहतर उत्पादकता, अधिक ऊर्जा को प्राप्त करना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, दीर्घकालिक। यहाँ पे देख सकते हैं कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे दिया है बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आपका नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे क्या है, वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार, संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी, समर्पण साहस धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा अधीर। ठीक है, सम्मान दो नारी को, पहचान दो उसके स्वप्नों को भी उड़ान दो, नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही है यह जगत स्पंदन। तो यहाँ पे एक चीज बताइए कि यहाँ नारी पे जोर दिया गया है, नारी के बिना ये संसार को अधूरा बताया गया है। और हम ये जानते हैं कि इस संसार में जो हमें लाने वाली होती है वो भी एक योद्धा माँ होती है। माँ यानी कि माँ एक नारी के रूप है। ठीक है, तो नारी को हमेशा सम्मान देना चाहिए, उसको हर जगह मान सम्मान इज्जत देना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं कि पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है। तो नारी के बिना क्या अधूरी है, समाज, सृष्टि, शिक्षा, राजनीति। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर हो जाएगा बच्चों सृष्टि। अगर नारी नहीं है तो इस सृष्टि नहीं चल सकता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं आगे कि नारी को किसका प्रतीक बताया गया है, संघर्ष और क्रोध का, समर्पण साहस और धैर्य का, शक्ति और सत्ता का, और यहाँ पे क्या है डी सुंदरता और कला का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, समर्पण और साहस का। ऊपर में जो दिया गया था पद्यांश उसको अच्छा से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे आंसर करने में कोई किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। और ये बच्चों ये क्वेश्चन को जितना भी 30 क्वेश्चन कराया जा रहा है ये सारे क्वेश्चन भी आए हैं और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलते हैं। पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है, पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है, क्रोध और लालच, क्रोध और लालच, क्रोध और लालच से। ठीक है, स्नेह, करुणा और सृजन। ठीक है, धन और वैभव, कठोरता और अनुशासन। तो यहाँ पे आपका 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी, स्नेह यानी कि प्यार, करुणा, दया और सृजन। ठीक है, ये सारा जो है आपका ये यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया है, उन्हें दबाने का नहीं, उन्हें उड़ान देने का, उन्हें नजरअंदाज करने का नहीं, उन्हें सीमित रखने का नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों कि यहाँ सकर्मक क्रिया का उदाहरण बच्चों। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, सकर्मक क्रिया। तो देखिए हम लोग क्रिया में दो यानी कि यहाँ पे क्या पढ़े, सकर्मक क्रिया, सकर्मक और दूसरा कर्मक। ठीक है, यह कर्मक। तो सकर्मक में क्या होता है बच्चों, शॉर्टकट में इसको अगर हम समझेंगे तो कर्म सहित यानी कि इसमें कर्म रहता है, इसमें क्या रहता है, कर्म रहता है। और इसमें अकर्मक में क्या होता है बच्चों, कर्म का अभाव रहता है, कर्म का
अभाव होता है, ठीक है, कर्म का अभाव रहता है। तो ये चीज हम समझ गए कि सकर्मक क्या होता है। सकर्मक क्रिया में कर्म रहित यानी कर्म सहित, रहित नहीं, इसमें रहित इसमें सहित, यानी कि ये रहित है कर्म से और ये सहित यानी कर्म होगा जिसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा रो रहा है, तो यहाँ पे रो रहा है ये तो हो गया क्या, क्रिया बच्चा, और ये बच्चा क्या हो गया, यानी कि कर्ता हो गया। तो यहाँ पे नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं खाना खा रहा हूँ, ये देख लेते हैं, थोड़ा सा रुकिए। सी में क्या दिया है, पंछी उड़ रही है, तो यहाँ भी कर्म नहीं है, ये भी नहीं होगा। चंद्रमा चमक रहा है, यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्यों राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया, मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया आपका। और खाना खाना एक खाने का जो काम होता है, ये हो गया आपका क्रिया बच्चों, ठीक है, क्रिया हो गया। एक मिनट, सॉरी, ये क्रिया हो गया, ठीक है। और यहाँ पे खाना जो हो गया आपका कर्म हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जहाँ कर्म रहेगा, जिसमें कर्म रहेगा जिस वाक्य में, वो क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। जिसमें कर्म का अभाव रहेगा वो अकर्मक में चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो 10 हमारा क्या है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है। कर्ता में अंतर, क्रिया में अंतर, कर्म की आवश्यकता में, वाक्य की संरचना में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका हो जाएगा सी। यहाँ पे क्या होता है, अभी हम ऊपर में बताएं, क्या बताएं कि इसमें जो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या रहता है, कर्म का। सकर्मक में कर्म होता है, जबकि अकर्मक में कर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को हम अच्छे से समझेंगे और इसका डिटेल, सारा ग्रामर का डिटेल भी हम पढ़ाकर अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ग्रामर में क्या चाहिए, कौन सा टॉपिक करवाना है, तो उसको हम कंप्लीट कराएंगे जल्द से जल्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों, बिना देर किए हुए। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है क्लास 10 के लिए मोस्ट भी आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है, एक कर्ता, एक कर्म, एक वाक्य, डी एक काल। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बी। क्या होता है, एक कर्म हमेशा रहता है। अगर कर्म रहेगा तभी वो सकर्मक क्रिया कहलाएगा, और कर्म का अभाव रहेगा तो वो किस में चला जाएगा, अकर्मक में चला जाएगा, अकर्मक में चला जाएगा। तो हमारे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से अध्ययन करके अपने एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लिए जाइएगा। और इस तरह के जितने भी मॉडल सेट है आपके जैक बोर्ड द्वारा ऑफिशियली जो जारी किया गया मॉडल सेट, वो आपके एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है। वो सारे मॉडल सेट एक 1 बाय 1 कराया जाएगा आपको इस आने रियल ड्रीम ट्यूटोरियल चैनल पे, ठीक है। तो आपका ये अपना चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है। क्रियापद का उपयोग हो गया है, देखिए, हरे हरे पेड़, तो यहाँ पे क्रिया नहीं है बच्चों। नदी का किनारा, यहाँ भी क्रिया नहीं है। और यहाँ बड़ी मिठाई, यहाँ भी क्रिया नहीं है। तो क्रिया कहाँ है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आपका यहाँ पे 12 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन 12 का ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा दौड़ रहा है, ये क्या, यहाँ क्रिया का जिक्र किया गया है, दौड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रियापद क्या है, बच्चा दौड़ रहा है, यानी कि दौड़ रहा है, यहाँ पे क्रियापद हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है बच्चों, ये चीज को बढ़िया से आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या बोला है, नहीं है। तो नहीं है कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि पत्र को हम पत्रिका बोल सकते हैं, पत्रिका बोलते हैं। पता, पत्र के रूप में पता भी हम ये बोल सकते हैं, चिट्ठी। लेकिन पत्र का अर्थ ये पुस्तक कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुख, मुख शब्द का अर्थ होता है। तो मुख शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो सिर तो नहीं होगा, ठीक है, कंठ भी नहीं होगा, द्वार नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, मुख का अर्थ जो है बच्चों, वो सिंपल से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख, मुखड़ा, चेहरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ गए हम लोग। तो यहाँ क्या है, अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है। अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है, जो समय, स्थान, काल आदि में परिवर्तन करता है, जो वाक्य में कार्य करता है, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता, जो वाक्य में संज्ञा के रूप में आता है। तो यहाँ पे 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जो यहाँ जो अपनी स्थिति या रूप में कभी रूप में कभी नहीं बदलता, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका जो है 15 का आप लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह जल्दी आया, वह जल्दी आया, इसमें जल्दी जो है
इस वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है? तो जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जल्दी दिया है बच्चों, वो क्या है आपका? जल्दी जो है आपका ये क्रिया विशेषण है। तो जल्दी क्या है? क्रिया विशेषण। तो हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण किसमें है। तो कालवाचक अव्यय नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। स्थानवाचक अव्यय नहीं होगा, ठीक है, स्थान का बोध नहीं किया है। ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। संबंध भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से हम फटाफट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। और राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो बच्चों एक बात आप लोग समझिए बढ़िया से कि जो हमारा जो तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, तत्पुरुष समास में। द्विगु समास, यहाँ पे द्विगु समास दिया है दूसरा। द्विगु समास क्या होता है? ये संख्या का बोध कराता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? संख्या को पकड़ना है, ठीक है, संख्या को पकड़ना है। जैसे क्या पकड़ना है? पंचतत्र, चौराहा, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे तीसरा में दिया है कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होगा बच्चों कि इसमें उत्तर पद, इसमें क्या होगा आपका? उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें भी क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे में इसको हम क्या बोलेंगे? नील गगन, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? नीला है जो गगन, ठीक है। और एक आपका दिया है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है बच्चों कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि दोनों पद जो है, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसमें इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? जैसे कि क्या हो जाएगा? राजा रानी। क्या होगा? राजा रानी, रानी। यहाँ पे देखिए बच्चों एक चीज आपको योजक चिन्ह भी नजर आएगा। इस योजक चिन्ह को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राजा रानी माता पिता, तो राजा और रानी माता और पिता, इस प्रकार से हमारा जो पूछा है क्या? राजमहल। तो राजमहल यानी कि राजा राजमहल। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का ओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें क्या उत्तर पद प्रधान है, राजमहल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आते हैं हम लोग? बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? तो दो पदों का अर्थ एक साथ मिलकर नया अर्थ बनाता है। दो पदों का अर्थ दो पदों का अर्थ एक ही होता है। पहला पद दूसरे पद का विशेषण करता है। समास का अर्थ दोनों पदों से अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ क्या होता है कि समास का अर्थ जो होता है, अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। दोनों पदों से क्या होता है? अलग होता है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है हमारा कि तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा। तो देखो यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पे आपका योजक, योजक में यहाँ पे क्या एक योजक चिन्ह आ गया है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह दिया है और योजक चिन्ह में क्या दिया है? और दिया है। तो योजक चिन्ह किस में रहता है बच्चों? योजक चिन्ह आप लोग ये पकड़िएगा कि या अथवा किंतु, यहाँ लिख दें क्या? या अथवा किंतु परंतु लेकिन तथा एवं और इसलिए, ठीक है, और इसलिए अगर ये सबसे अगर जुड़ा हो तो वह वाक्य जो होता है बच्चों वो क्या कहलाता है? आपका संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे जो आपका 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो सी हो जाएगा। सरल वाक्य मतलब क्या होता है? जिसमें एक बिल्कुल एक एक क्या होता है? एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यानी कि ये बिल्कुल सरल होता है, यानी कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही क्रिया रहेगा इसमें, ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल सीधा सी वाक्य रहेगा। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, सिंपल सी बात हो जाएगा ना। और मिश्र वाक्य क्या होता है बच्चों? मिश्र वाक्य में आपका क्या होता है कि जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और तथा दूसरा क्या होगा? एक आश्रित उपवाक्य रहता है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि मैं पढ़ता हूं ताकि एग्जाम में सफल हो सकूं। तो इस प्रकार का जो रहता है वो मिश्र वाक्य में रहता है, ठीक है। ये एक अलग है विशेष वाक्य। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों कि मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, व्याख्यात्मक वाक्य। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों
वो हो जाएगा आपका क्या, मिश्र वाक्य कि मैंने उसे बुलाया। लेकिन देखिए यहाँ पे समझिएगा कि मैंने उसे बुलाया, तो मैंने उसे बुलाया, ठीक है, क्योंकि वह देर से आया। तो मैंने इसलिए उसको बुलाया था क्योंकि वह देर से आया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा क्या है, ये एक आश्रित उपवाक्य भी नजर आ रहा है। तो ये किसमें होता है बच्चों, ये मिश्र वाक्य में होता है। अगर व्याकरण का कोई भी टॉपिक अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है, अगर आप लोग कंप्लीट नहीं किए हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उस टॉपिक का जल्द से जल्द हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है बच्चों गद्यांश। गद्यांश को हम लोग थोड़ा सा बारीकी से पढ़ लेंगे और उसका फिर क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चन का फिर आंसर करेंगे। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर, देश की खातिर, जो अपने, एक मिनट बच्चों, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ, जवानी जिंदगी सब कुछ, सब कुछ क्या हुआ, होम देने वाले पर भी हंसती है। ठीक है, होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे, कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों की चश्मा नहीं होगी। तो इस गद्यांश को आप लोग अच्छे से रीड करके और इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे देखिए क्या दिया है, गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा था, कि कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या है, चश्मे की कमी। सी क्या है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में, अपने जीवन के फैसले के बारे में। तो यहाँ पे आपका 21 का जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा के बारे में यहाँ पे सोचते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है, दुख हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि नेताजी के यानी कि जब वो लंगड़ा का यानी कि कैप्टन का जब मृत्यु हो जाता है, तो नेताजी का जो है वो बिना चश्मा को देखते हैं। बिना चश्मा का जब देखते हैं तब इनके दिमाग में यानी कि तब इनको बहुत ही दुख होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गद्यांश में लेखक यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की पहचान का हिस्सा नहीं था, ये गलत है। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी, 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस चश्मा की मूर्ति के साथ जोड़ना का विचार लेखक ने किया था, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 22 में लेखक ने चश्मा बनाने की योजना बनाई थी, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी नहीं थी। ठीक है, इसका आंखों में चश्मा होने, सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, इसका अर्थ यही है कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी, कोई कमी थी, नहीं, कोई कमी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर हम आगे पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, फिर से हमारा आगे लाइन दिया हुआ है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, बेटे के क्रियाक्रम, ये देखिए, बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, मतलब बिल्कुल भी देर नहीं किया। पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध, यानी श्राद्ध मतलब क्या होता है, कार्य क्रियाक्रम जो होता है, श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यानी कि पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेजने की, मतलब भेज देने का काम करा था, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा, ये जो गद्यांश दिया है वो इस कौन से पार्ट से लिया गया है, ये पार्ट का नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस पार्ट के लेखक का नाम का कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये कमेंट करके हमें
बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग आगे। भगत का निर्णय कैसा था? तो पतोहू को घर में ही रखने का नहीं, हाँ पतोहू की दूसरी शादी कराने का। आगे देख लेते हैं पतोहू को घर से बाहर निकालने का। ठीक है, ये भी देख लेते हैं पतोहू को छोड़ देने का। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या था? घर से निकालना चाहते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी दूसरी शादी कराना चाहते थे। घर से इसको इसीलिए भेजना चाहते थे ताकि उसकी दूसरी शादी हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। पतोहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा? मैं घर से नहीं जाऊंगी, मैं दूसरी शादी करूंगी, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, मैं घर छोड़ने को तैयार हूँ। नहीं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। उसने बोली थी कि मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी और आपकी सेवा करूंगी, मैं आपके यानी आपके पास ही रहूंगी। वो नहीं छोड़कर जाना चाहती थी क्योंकि बाल गोविंद भगत थे, वो 60 वर्ष से ऊपर के हो गए थे। ठीक है, 60 वर्ष से ऊपर के हो गए थे। ठीक है, ऊपर के हो गए थे, इसलिए वो बूढ़े हो चुके थे। उनका मतलब ख्याल रखना बहुत ही जरूरी था, इसलिए वो छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। नेक्स्ट क्या है बच्चों? यहाँ से हम लोग फिर से दिया है पद्यांश, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पद्यांश क्या दिया है? यहाँ पे पद्यांश आपका दिया हुआ है कि क्या दिया है? भुजबल भूमि घूप बिनु किन्हीं विपुल बार मही महिदेव महिदेवन है दिन्ही सहस बाहुभुज छेद निहारा परसु बिलोकु महिप कुमारा मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अवरक दलन परसु मोर अति घोर। तो ये जो पद्यांश दिया है बच्चों, ये आप लोग अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा और ये पद्यांश को पढ़ने के बाद आप लोग को आंसर करना है। तो इसके आंसर के लिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्या है पहले आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, गर्भन क्या दिया है? गर्भन, गर्भन के अवरक दलन में अवरक का क्या अर्थ है? अवरक का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि गर्भन, गर्भन यहाँ पे दिया था और उसमें गर्भन के अवरक दलन परस मोर अति घोर। तो यहाँ पे जो आपका इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? देख लेते हैं क्या क्या दिया है। बंधक, अवरक, बच्चा, शत्रु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी। यानी कि यहाँ पे उसको क्या बोलता था? बच्चा समझता था। किसको? यानी कि लक्ष्मण को। कौन? ये किसको? लक्ष्मण को समझता था बच्चा। कौन समझता था? परशुराम। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या? बच्चा यानी कि गर्भन मतलब गर्भ में बच्चा, यानी कि बच्चा के बारे में ही चर्चा किया गया है। ठीक है, यानी कि वो बच्चा भी उनसे, जो बच्चा गर्भ में होता था वो भी उनके डर से क्या होता था? कांपता था। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है बच्चों? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? महिप कुमार, महिप कुमार किसे कहा गया है? तो महिप कुमार किसको कहा गया है? महादेव शिव, राम, लक्ष्मण और परशुराम। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो लक्ष्मण, यानी कि महिप कुमार किसको कहा गया है? लक्ष्मण को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? विपुल बार महिदेवन दिन्ही में महिदेव किसका संदर्भ है? तो महादेव शिव का, यहाँ क्या महात्मा गांधी का, कोई युद्ध देवता का, कोई राजा का। तो यहाँ 27 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा महिदेव का, मतलब यहाँ महादेव अर्थात शिव को बोला गया है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है? परसु, परसु। ठीक है, परसु परसु बिलो की महिप कुमारा में परसु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एक युद्ध अस्त्र के लिए, किसी शक्तिशाली देवता का नाम, राजा की तलवार, किसी खास प्रकार का धनुष। तो आप लोग तलवार नहीं मानिएगा, यहाँ क्या दिया? राजा का तलवार, इसलिए यहाँ पे ये आंसर भी नहीं, ये आंसर नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा? एक युद्ध अस्त्र था। क्या था? तलवार। एक क्या है? एक युद्ध। परसु मतलब क्या होता है? फरसा। परसु का अर्थ क्या होता है बच्चों? फरसा। क्या होता है? फरसा। और फरसा यहाँ पे होता है। ठीक है, फरसा होता है।
और एक ये युद्ध अस्त्र है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। गंतोक, गंतोक गंतोक का क्या अर्थ है? तो गंतोक क्या है? घाटी है, जंगल है, पत्थर है, पहाड़ है। तो गंतोक क्या है बच्चों? एक पहाड़ था। तो एक बात बताइए कि गंतोक जो है वो किस स्टेट में है? स्टेट का नाम कमेंट कीजिएगा बच्चों, किस राज्य में है? और गंतोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम इजी, इसको जरूर कंप्लीट करके अपने एग्जाम के लिए जाइएगा, ठीक है। हम यहाँ से एक क्वेश्चन और है हमारा बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन की ओर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? महात्मा गांधी की, दलाई लामा की, महात्मा बुद्ध की, महावीर की? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, दलाई लामा की लगी थी। अब देखिए जितेन नार्गे बच्चों क्या था? एक गाइड था। क्या था? एक गाइड था, जो कि उनको क्या, जो कि क्या कर रहा था कि वहाँ के पूरा यानी कि उस क्षेत्र में उसको कहाँ क्या है उसके बारे में सारा नॉलेज था। तो वो वहाँ पे लेखक के साथ गए थे, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका 30 क्वेश्चन, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जो 30 क्वेश्चन था, 13 एमसीक्यू, वो आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों। और ये आपके क्लास 10 जो है उस यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और इसे आप लोग बिल्कुल अच्छे तरह से गहन अध्ययन करके अपने फाइनल एग्जाम के लिए जाइएगा। और आप लोगों को कोई टॉपिक अगर व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में अगर कहीं कंप्लीट नहीं होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उसका जल्द से जल्द तैयारी करवा सकें, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों को कहीं भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। और लाइक करके हमारे मनोबल को बढ़ाएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हमें लगेगा कि जो हम मेहनत कर रहे हैं ये हमारा मेहनत कुछ सही दिशा की ओर जा रही है, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। और जितने भी हमारे ऑफलाइन बच्चे भी जो हमसे पढ़े हैं, वो भी हमारे चैनल को अगर कहीं से भी मिस्टेक से भी वीडियो मिल जाती है तो इस वीडियो को आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, अच्छे से देखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। और घंटी को भी, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, आज का जो टॉपिक है यही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।